भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में वायसराय पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पेश करने वाला है। एक बार ये बिल असेंबली में पेश हो गए तो कानून बन जाएंगे और इन बिलों के कानून बनने के बाद अंग्रेजी सरकार की मनमानी बढ़ जाएगी, उनके जुल्म बढ़ जाएंगे। उन्हें रोकने का एक ही उपाय है, इस बिल को रोकना होगा। इस बिल को रोकने के लिए सेंट्रल असेंबली में धमाका करना होगा। धमाका। (1928) की नेहरू रिपोर्ट पूरी होकर लागू होने के लिए ब्रिटिश सरकार के टेबल पर धूल फांक रही थी, तो दूसरी ओर वायसराय लॉर्ड इरविन 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल सेंट्रल असेंबली में लाने की तैयारी कर चुके थे। ट्रेड डिस्प्यूट बिल पहले ही पास किया जा चुका था, जिसमें मजदूरों द्वारा की जाने वाली हर तरह की हड़ताल पर पाबंदी लगा दी गई थी। पब्लिक सेफ्टी बिल में सरकार को संदिग्धों पर बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रखने का अधिकार दिया जाना था। दोनों बिल्स का मकसद अंग्रेजी सरकार के खिलाफ उठ रही हर आवाज को दबाना था, लेकिन भगत सिंह और भगत सिंह के तमाम साथियों को यह कतई मंजूर नहीं था। इनकलाब एक लड़ाई है जुल्म और नाइंसाफी के विरुद्ध। इनकलाब एक शस्त्र है आदमी का आदमी पर शोषण रोकने के लिए। इनकलाब एक ऐलान है ब्रिटिश सरकार के अत्याचार के विरुद्ध देश के नौजवानों को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए। इनकलाब एक पुकार है सोई हुई अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए। इनकलाब एक प्रयास है भारत माता को गुलामी के बेड़ियों से मुक्त कराने हेतु हम भारत के लोगों की शक्ति को साथ लाने के लिए। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! Now the decision on bail is going to be announced. Honorable members, Public Safety Bill or Trade Dispute Bill. भगत सिंह द्वारा सेंट्रल असेंबली में फेंके गए बम की मारक क्षमता कम लेकिन धमक ज्यादा थी। इसकी वजह यह थी कि बम किसी को मारने के लिए नहीं फेंका गया था, बल्कि भारतीयों की आवाज न सुनने वाली ब्रिटिश सरकार के कान खोलने के लिए फेंका गया था।
जिस समय भगत सिंह ने बम फेंका उस समय वाइसरॉय लॉर्ड इरविन सेंट्रल असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल पेश करने वाले थे। इस बिल पर सेंट्रल असेंबली के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल को फैसला सुनाना था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा किए गए धमाके के कारण न तो लॉर्ड इरविन पब्लिक सेफ्टी बिल पेश कर पाए, न सेंट्रल असेंबली के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल बिल पर कोई फैसला ही सुना पाए। टू मेक द डीफ हियर आवर वॉइस, बहरों को हमारी आवाज ठीक पूर्वक सुनाई पड़े। बम का एक अर्थ है फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब। गांधी जी और स्वतंत्रता आंदोलनकारियों में जो क्रांतिकारी दल में जो मौलिक भेद है, इसको ये दो आलेख प्रकाशित करते हैं। गांधी जी कल्ट ऑफ बॉम्ब में बॉम्ब की राजनीति की निंदा करते हैं और फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब कहता है कि बॉम्ब एक जीवंत दर्शन है, एक चेतना का नाम है। बम इसलिए नहीं है कि हम प्रकृति से प्रवृत्ति से हिंसक हैं, हम किसी को मारना चाहते हैं, लेकिन हम उन बेड़ियों को तोड़ना चाहते हैं, उन बहरों की आवाज सुनाई पड़नी चाहिए। ये जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम का धमाका इसलिए नहीं कहा गया था कि धमाके की गूंज सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली तक रहेगी। ये बम के धमाके की गूंज दुनिया के उन हर देशों में भी पहुंचेगी जो उपनिवेशवाद के शिकार थे। ये बम का उद्देश्य इसलिए भी था कि इस पर खुली चर्चा ब्रिटिश पार्लियामेंट में हो, और इसलिए हो कि एक क्रांतिकारी युवक आपके राज्य को चलाने वाले सर्वोच्च संगठन में, सर्वोच्च संस्था में पहुंचकर आपको चुनौती दे रहा है। बम फेंकने वाले दोनों क्रांतिकारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहीं सेंट्रल असेंबली में खड़े रहे और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। दोनों ने कुछ पर्चे भी सदन में फेंके जिनमें लिखा था, बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत पड़ती है। इस बम धमाके की आवाज पूरे देश में गूंज गई। देखते ही देखते भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त भारतीय युवाओं के नायक बन गए। 1928 से जब तक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता है, तो इसके बीच में भारत में आपको क्रांतिकारी आंदोलनों का एक नया दौर है। सबसे पहली बात तो है कि आप इसका राष्ट्रवादी स्वरूप को देख सकते हैं। बंगाल, महाराष्ट्र या पंजाब केंद्रित नहीं है। अब आपको हर जिले में इसका संगठन है। योगेश दत्त चटर्जी को आप पढ़ेंगे, आप जब सचिंद्र नाथ सान्याल को पढ़ेंगे, जब आप राम प्रसाद बिस्मिल को पढ़ेंगे, क्रांति एक सिद्धांत के रूप में आ रही थी। ये नई क्रांति थी। ये युगांतर आश्रम अभिनव भारत वाली क्रांति नहीं थी। इसमें हे इस भारतवर्ष में शतबार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। ये इसके एक सिद्धांत फ्रेम में आ गया। और अब न अहले बलबले हैं और न अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत ऐ दिल बिस्मिल में है। ये धारा को बदल रहा था साहित्य। 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6F के साथ साथ आईपीसी की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध कर दिया। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा 68 पृष्ठों का निर्णय दिया गया। इसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनाए जाने के साथ ही लाहौर में धारा 144 लगा दी गई। इसके बाद भगत सिंह की फांसी की माफी के लिए प्रिवी परिषद में अपील दायर की गई।
लेकिन ये अपील 10 जनवरी 1931 को रद्द कर दी गई। इसके बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय ने वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के सामने सजा माफी के लिए 14 फरवरी 1931 को अपील दायर की कि वो अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए मानवता के आधार पर फांसी की सजा माफ कर दें। इसे इत्तेफाक कहें या ब्रिटिश सरकार की सोची समझी रणनीति कि जनवरी 1931 में प्रिवी परिषद में भगत सिंह की फांसी की सजा माफ करने की अपील रद्द हुई और नमक सत्याग्रह के लिए जेल गए महात्मा गांधी को जनवरी 1931 में जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद गांधी जी ने भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन से मुलाकात भी की। गांधी इरविन समझौते में हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर सहमति बनी। गांधी जी पर कांग्रेस के साथ साथ देश का भी दबाव था कि वे भगत सिंह की फांसी को रुकवाएं, पर गांधी इरविन समझौते में इसका जिक्र तक नहीं था। गांधी ने अपने पत्र में इतना ही लिखा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी न दी जाए तो अच्छा है। गांधी इरविन पैक्ट का एक ही कालांतर में दो परिणाम जो है, जो मेजर है कि गोलमेज सम्मेलन, संवैधानिक परिचर्चाएं होनी चाहिए। लेकिन अब गांधी जी के सहमति और असहमति दोनों के बिंदु हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में तो गांधी जी नहीं जाते और ये गांधी के सर्वोच्च नेतृत्व के सिद्धांत को कहीं ना कहीं स्थापित करता दिखाई पड़ता है कि गांधी जी जो हैं वो जाते नहीं हैं वहाँ मदन मोहन मालवीय जाते हैं, वहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाते हैं, वहाँ पे मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, देसी रियासत के रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, लेकिन गांधी जी के बिना कोई वहाँ समाधान नहीं निकलता है। और द्वितीय सम्मेलन में गांधी जी ने बड़ा ही आत्मदृढ़ता का परिचय देके गोलमेज सम्मेलन से लौटने का फैसला लिया है, जिसमें भी एक पक्ष सांप्रदायिकता का प्रश्न है। राष्ट्र के विभक्तिकरण, विभेदीकरण के कोई मूल स्वरूप उभर करना आ जाए इस रूप में, वो है। गांधी जी को कई स्तरों पे लड़ाई लड़नी पड़ रही थी। एक उभरती मांग सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स की तो थी, वो हमारे देश के दलित जनता के बीच से भी ये धारा बनने वाली थी, जिसको लेकर गांधी जी को पुनः पैक्ट करना पड़ा था। आम मत है कि वायसराय लॉर्ड इरविन से मुलाकात के दौरान गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी का जिक्र तक नहीं छेड़ा। लोगों का मानना है कि अगर उस मुलाकात के दौरान गांधी जी लॉर्ड इरविन से भगत सिंह की फांसी को माफ करने की बात कर लेते तो भगत सिंह की फांसी की सजा माफ हो सकती थी। कुछ जानकारों का मत इससे उलट है। उनका मत है कि भगत सिंह की फांसी की सजा माफ करवाने के लिए महात्मा गांधी ने 17 फरवरी 1931 को वायसराय से बाकायदा बात की थी। 18 फरवरी 1931 को आम जनता की ओर से भी वायसराय के सामने विभिन्न तर्कों के साथ भगत सिंह की सजा माफी के लिए अपील दायर की गई। ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन हो रहा था भगत सिंह की इच्छा के विरुद्ध, क्योंकि भगत सिंह नहीं चाहते थे कि उनकी सजा माफ करवाने के लिए अंग्रेजों के सामने हाथ फैलाए जाए। उन्हें यह फिक्र है हरदम नई तर्ज़े ज़फ़ा क्या है, हमें यह शौक़ है देखें सितम की इंतहा क्या है। दहर से क्यों खफा रहे, चरख का क्या गिला करें, सारा जहां अदू सही, आओ मुकाबला करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ज्यादातर नेता भगत सिंह की फांसी की सजा रुकवाने के पक्षधर थे, पर वो इतने मुखर नहीं थे।
लेकिन सुभाष चंद्र बोस भगत सिंह की फांसी रुकवाने के लिए तड़प रहे थे। उन्होंने फांसी से 3 दिन पहले 20 मार्च 1931 को दिल्ली में भगत सिंह की फांसी के विरोध में एक आंदोलन किया, जिसमें करीब 20,000 लोग शामिल हुए। मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या गूंगी बहरी ब्रिटिश सरकार को जगाना अपराध है? भारतीयों को बेरहमी से प्रताड़ित करने वाली यह ब्रिटिश सरकार की आंखों पर पड़ी पट्टी को हटाना अपराध है? अगर नहीं, फिर किस अपराध की सजा दी जा रही है भगत सिंह को? अपराधी भगत सिंह नहीं, यह ब्रिटिश सरकार है जो हम भारतीयों पर अपना आधिपत्य जमाई बैठी है। ब्रिटिश सरकार को भगत सिंह की फांसी की सजा को निरस्त करना ही होगा। जो देश का जो परिदृश्य है उस समय का, उसको सुभाष चंद्र बोस देख रहे थे और समझ रहे थे और ये जान रहे थे कि युवा मन बहुत बड़े अर्थ में आहत होने जा रहा है। और ये मामला ऐसा नहीं है कि आप नेसेसरली उनको फांसी दे सकते हैं। एक बात और है कि इनकलाब जिंदाबाद का ये जो नारा है भगत सिंह का, ये नारा किसान आंदोलन और फॉरवर्ड ब्लॉक के आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस के आंदोलन का नारा बना है। उन्होंने इसको स्वीकार किया है, इनकलाब जिंदाबाद को। तो यह भी सुभाष चंद्र बोस का एक योगदान है कि भगत सिंह को फांसी जरूर मिली, लेकिन भगत सिंह का और क्रांति दल का जो नारा था, उस नारे को उन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने स्वीकृत किया है अपने आंदोलन। भगत सिंह को मानने वाले और उन पर स्नेह रखने वाले सुभाष चंद्र बोस जैसे तमाम लोगों के प्रयासों के बाद भी 23 मार्च 1931 की शाम 7:33 पर भगत सिंह और उनके दोनों साथियों सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। लेकिन फांसी के लिए जाते समय तीनों क्रांतिकारियों के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वो मस्ती में गा रहे थे। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हम भारत के लोग, 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 संविधान से चलने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। राम राज्य के आदर्शों को संविधान से जोड़ा, लोक संस्कृति और सभ्यता को विधान से जोड़ा, संकल्पों से बढ़ने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग,
हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।